Hello students, this is Dr. Ahmed Umar Suhaib and you are watching Pharmacoic. In this lecture, we will be discussing a very important topic that you have been asking for a long time, and that topic is drug bioavailability. Along with this, we will also be discussing the factors affecting drug bioavailability. So without much ado, let's start the lecture. Dear students, we will be discussing bioavailability and its factors. We can define bioavailability in two different ways. पहला तरीका ये है कि हम बायोअवेलेबिलिटी को थ्योरेटिकली डिफाइन करें और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें सो दैट वी कीप इट रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So let's assume this is systemic circulation, blood circulation. और हमारे पास एक टैबलेट है जिसको हमने ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करना है. तो अगर ये ओरल रूट के थ्रू हम एडमिनिस्टर करेंगे तो इट विल गो टू द GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर, और ये टैबलेट जो है ये एंटर होती है बॉडी के अंदर वाया बकल कैविटी और माउथ कैविटी और ये स्टमक तक पहुंचती है. स्टमक के ऊपर पे कुछ गैस्ट्रिक एक्शंस होते हैं और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये ड्रग जो है ये फाइनली ब्रेक होती है और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. लेट्स अज्यूम दीज आर द ड्रग पार्टिकल्स विद स्मॉल पार्टिकल साइज. तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग है या फिर क्वांटिटी ऑफ ड्रग पार्टिकल्स हैं. एक और फैक्टर्स बायोअवेलेबिलिटी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो फैक्टर है टाइम का फैक्टर. आप पढ़ चुके होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फिजिकल रिएक्शन, और उसमें एक टर्म यूज होती है जिसको कहा जाता है रेट. तो जब भी रेट की टर्म यूज होती है इट मीन्स कि हम उसको मेजर कर रहे हैं टाइम के साथ. तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए हैं. द नंबर वन इज द अमाउंट और द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग पार्टिकल्स, और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज द टाइम. अब ये ड्रग पार्टिकल्स हैं ये कहां पर जाएंगे? ये ड्रग पार्टिकल्स जब स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब ये बाहर निकलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से तो बाहर इनको कुछ मीडियम या इन्वायरमेंट अवेलेबल होता है. तो यहाँ से फार्माकोकाइनेटिक्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है और फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर जो पहला स्टेप है दैट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन. तो अब ये ड्रग एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा? ये ड्रग एब्जॉर्ब होगा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर. तो जब ये ड्रग पार्टिकल्स हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है. तो अब हमारे पास दो की बजाय तीन फैक्टर्स हो गए हैं. नंबर वन द अमाउंट और द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, नंबर टू द टाइम, द रेट, एंड नंबर थ्री हमारे पास वो इन्वायरमेंट है जिसको हम कह रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. नाउ we will define the term bioavailability. First step क्या था हमारे पास? That is time. Second, drug particles या amount of drug. और तीसरे नंबर पे हमारे पास है systemic circulation. Now we will try to define the bioavailability, the rate and extent to which a drug particle reaches to systemic circulation. This is called bioavailability. यानी तीन फैक्टर्स हैं. नंबर वन रेट टाइम, नंबर टू अमाउंट ऑफ द ड्रग जिसको हम एक्सटेंट कह रहे हैं, एंड नंबर थ्री वेयर इट रीचेज टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी. हम इसको और बेहतर समझने के लिए इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ के अंदर और मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर देखते हैं. अगर हम ओरल रूट की बायोअवेलेबिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ ग्राफ आएगा इस तरह से कि जिसमें वर्टिकल पॉइंट के ऊपर प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है और हॉरिजॉन्टली टाइम का स्केल है. हम ड्रॉ करते हैं ओरल रूट से जो बायोअवेलेबिलिटी हुई है तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आता है. इस ग्राफ के अंडर जो हमारे पास एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, और ये ओरल रूट का है तो हम इसको कहेंगे एरिया अंडर द कर्व ऑफ द ओरल रूट. इट मींस कि इस एरिया के अंदर ड्रग की
ड्रग जो है वो बायोअवेलेबल है व्हेन इट वाज गिवन फ्रॉम द ओरल रूट। इसी तरह मेजर करना चाहते हैं हम एक और रूट के बारे में भी, ताकि हमें पता चल सके कि अगर हम दो रूट्स को कंपैरिजन करते हैं तो किसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास एक और रूट है और हम इसको कह रहे हैं कि ये पेरेंट्रल रूट है, और पेरेंट्रल रूट की भी एक टाइप है, दैट इज़ द आईवी रूट। आईवी रूट के थ्रू ड्रग जो है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं, और ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर होता है ब्लड के अंदर, और ये ड्रग पार्टिकल्स जो है ये डायरेक्टली एंटर हो रहे हैं ब्लड के अंदर। अब इसका अगर हम ग्राफ में इसको मेजर करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। इसको हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व ऑफ द आईवी रूट। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एरिया अंडर द कर्व आईवी का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एरिया अंडर द कर्व ऑफ द ओरल रूट। तो इसका मतलब ये है कि जो आईवी रूट है उसमें बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? Yes, it is 100%. Thank you for telling us. Now you may go back. तो बायोअवेलेबिलिटी आईवी रूट की 100% है। इट मीन्स कि इट कैन बिकम अ स्टैंडर्ड जिसके साथ हम बाकी तमाम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और रूट को भी जो है वो इसमें कंपेयर करते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी ऑफ आवर ओन कॉन्सेप्ट, और हम देखते हैं एक और रूट जिसको हम इनहेलेशनल रूट कहते हैं। तो यहाँ से जो ड्रग जो है वो फ्यूम्स की फॉर्म में जो है वो एंटर हो रहा है, और वो एंटर ड्रग पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के अंदर आफ्टर गोइंग थ्रू द स्मूथ मसल्स। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, और इसको हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व ऑफ द इनहेलेशनल रूट। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन सी दिस ग्राफ, और हमें पता चलता है कि जो AUC ऑफ द इनहेलेशनल रूट है इट इज ग्रेटर देन द ओरल रूट बट लेस देन द आईवी रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बायोअवेलेबिलिटी है इनहेलेशनल रूट की वो ओरल रूट से तो ज्यादा है, लेकिन वो कम है आईवी रूट से। सो दिस वाज एन एग्जांपल जस्ट टू मेक all of you understand, and this is your task and your homework. What you can do is कि आप बाकी भी तमाम रूट्स की बायोअवेलेबिलिटी मेजर कर सकते हैं। किस तरह से? उनके ग्राफ से उनकी बायोअवेलेबिलिटी को आप ड्रॉ कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। We can also calculate the bioavailability in terms of mathematical equation, और उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, एक इक्वेशन भी है। दैट इज बायोअवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ऑफ द ओरल रूट एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ द आईवी रूट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमें बायोअवेलेबिलिटी देती है ओरल रूट की। अगर आप इनहेलेशनल रूट की बायोअवेलेबिलिटी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर मेजर करना चाहते हैं तो आपको ओरल की जगह इनहेलेशनल की जो है वो एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे लिखना होगा। इसी तरह अगर आप किसी भी रूट की मेजर करना चाह रहे हैं तो आप उसको वहां पे नाम लिखेंगे और उसको स्टैंडर्ड आईवी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। So this was all about the bioavailability. एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस टॉपिक के साथ एसोसिएटेड है दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। तो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि बायोअवेलेबिलिटी को ना सिर्फ ज्यादा कर सकते हैं बल्कि उनको कम भी कर सकते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज द फर्स्ट पास इफेक्ट। व्हाट इज फर्स्ट पास इफेक्ट? फर्स्ट पास इफेक्ट को अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो हमारे पास ये होता है कि ड्रग जो कि ओरल रूट से जीआईटी में एडमिनिस्टर होता है उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने की बजाय पोर्टल सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है, और ये पोर्टल सर्कुलेशन उसको लीवर की तरफ लेकर जाती है और उसके बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है। तो इसमें बहुत सारा ड्रग का जो है वो वेस्ट भी होता है, उसका लॉस भी होता है, और जिसके नतीजे के अंदर बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अगर फर्स्ट पास इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बायोअवेलेबिलिटी उतनी कम होगी। So that this becomes an inverse relation between first pass effect and bioavailability. The other factor that affects bioavailability is the chemical stability. जितना ज़्यादा लो pH ऑफर किया जाएगा ड्रग को उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ड्रग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम गोज विद द हाई pH। जितनी ज़्यादा pH होगी अगेन उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि ड्रग इनएफेक्टिव हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि ड्रग की स्टेबिलिटी इस तरह से होनी चाहिए कि वो या तो वीक एसिड होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए, ताकि वो वीक पीएच को या कम एसिड को या कम बेसिक को
टॉलरेट कर सके। वन मोर फैक्टर इज द ड्रग सॉल्युबिलिटी। इट मीन्स कि अगर ड्रग बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा तो उसको मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में जो है वो डिफ़िकल्टी होगी, और अगर ड्रग बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक होगा तो उसकी एलिमिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सो इन आइडियल सिचुएशन अ ड्रग शुड बी हाईली लाइपोफिलिक एंड स्लाइटली हाइड्रोफिलिक. So these are the factors of bioavailability. I hope you would have understand the entire concept of bioavailability. और अगर आपने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल में पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और ये लिंक आपको लेकर जाएगा उस लेक्चर में जहां पे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में डिस्कस किया गया है. ये तमाम का तमाम जो स्टडी मटेरियल है दैट वाज टेकन फ्रॉम कैटजिंग फार्माकोलॉजी एंड Lippincott pharmacology. I hope you would have understand this lecture. Thank you for sharing and watching this video.